प्रिय छात्रों, आज मैं एनसीईआरटी वर्ग 6 की ज्योग्राफी के पहले अध्याय की चर्चा इस वीडियो लेक्चर में कर रहा हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है सौर मंडल में पृथ्वी। तो इसको हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप इनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जरे हो। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह लगभग अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आप आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात का पर आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं अन्य सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही है, लेकिन इनमें बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उसकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज भी छोटा दिखाई देता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि, 7 संत। यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाएं। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1.1 में आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा में प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करते हैं, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। तो साथियों, हम इन सभी चीज़ों की विवेचना करें, महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान दें। अभी तक जो हमने पढ़ा इसे देखने की कोशिश करते हैं। तो सूर्यास्त के बाद रात की स्थिति को कि पहले 1-2 तारे आते हैं, फिर संपूर्ण आकाश जो होता है पूरे तारों से भर जाते हैं। इसमें 2 तरह के तारे होते हैं। कुछ खूब टिमटिमाते दिखाई पड़ते हैं, जबकि कुछ ऐसे भी होते हैं जो टिमटिमाते हुए नज़र नहीं आते हैं। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे कि टिमटिमाने वाले कौन है और नहीं टिमटिमाने वाले कौन है।
अब आगे स्थिति की चंद्रमा की बात करें कि चंद्रमा भी आकाश में दिखाई पड़ता है और वो अलग अलग रूप में दिखाई पड़ता है। तो जिस दिन पूरा चंद्र दिखता है वो पूर्ण चंद्र की रात्रि होती है अर्थात पूर्णिमा होता है, और जिस दिन पूरी तरह से चंद्रमा नहीं दिखता है या फिर चंद्रमा पूरी तरह से अंधेरा छाया रहता है पूरे रात, वो रात अमावस्या की रात होती है या नए चंद्रमा की रात्रि भी इसको कहा जाता है। इसके अतिरिक्त जब आगे बढ़ते हैं तो खगोलीय पिंड की बात होती है। तो सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आकाश में चमकती है, आकाश में जितनी भी चीज़ आपको रात के समय दिखाई पड़ रही है वो सभी के सभी चीज़ खगोलीय पिंड कहलाती है। कुछ खगोलीय पिंड जो होते हैं बड़े गर्म होते हैं, तो गैसों से बने होते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ उतने गर्म नहीं होते हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्हीं खगोलीय पिंडों में से एक है तारा। तारा भी एक खगोलीय पिंड है। और सूर्य की बात करें तो सूर्य जिसे हम बहुत बड़ा सा देखते हैं वो भी एक तारा है। सूर्य एक तारा है, इसे आप याद रखेंगे। इससे अतिरिक्त जब आगे बढ़ते हैं तो रात के चमकते अनगिनत तारे दिखाई पड़ते हैं। कुछ बड़े होते हैं, कुछ अत्यंत छोटे होते हैं, इन सभी को हम देखते हैं। तो तारों के द्वारा जो कुछ समूह बनाए जाते हैं, कुछ आकृतियां बनाई जाती हैं, उन आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर जो है इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। इसे आप देख सकते हैं, ये 7 तारों का समूह है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन 7 तारों के समूह को आप गिनती कर सकते हैं। ये 7 तारों का समूह है जिसे अर्सा मेजर या बिग बियर कहा जाता है। यह भी एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। और इस तरह से इसके अगर नॉर्थ की तरफ बढ़ते हैं तो उसके तारों के संकेतक के रूप में लेते हैं, एक लाइन खींचते हैं तो अंतिम 2 तारा के से आगे की ओर बढ़ते हैं तो हमें एक तारा मिलता है। इस तारा को उत्तरी तारा या ध्रुव तारा कहा जाता है। ये ध्रुव तारा है या उत्तरी तारा है, जिसे नक्षत्र मंडल बिग बियर या अर्सा मेजर से आप अंतिम 2 तारों के सीधा में काल्पनिक रेखा खींचने पर उसी रेखा में उसे देख पाएंगे। इसी को उत्तरी तारा या ध्रुव तारा कहा जाता था। इस ध्रुव तारा का उपयोग प्राचीन समय में लोग दिशा का पता लगाने के लिए करते थे। इसके अतिरिक्त जो अगली बात है ग्रह, तो ग्रह वो खगोलीय पिंड है जिसमें क्या होता है, उष्मा अपनी उष्मा और प्रकाश अपना नहीं होता है, अपना उष्मा और प्रकाश नहीं होता है। इसके अतिरिक्त सूर्य के चारों ओर चक्कर भी लगाते हैं, ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह को अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, जिसको ग्रीक भाषा में प्लेनेटाई कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अर्थात घूमने वाला। तो ग्रह के बारे में भी डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो पृथ्वी भी जिस पर हम लोग रहते हैं साथियों, वह भी एक ग्रह है। पृथ्वी एक ग्रह है और इस पृथ्वी जो है उसके सबसे नज़दीक का जो तारा है वो सूर्य है। पृथ्वी जो है, जो सबसे नज़दीक का तारा पृथ्वी का है वो सूर्य है और उसी से वो उष्मा और प्रकाश प्राप्त करता है। अर्थात कहा जाए कि पृथ्वी पर जो जीवन संभव है उसमें उसके सबसे निकट का तारा सूर्य का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि इसी के प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से ही पृथ्वी पर जीवन विभिन्न रूपों में पाया जाता है और विभिन्न प्रकार के उष्मा से जो है ना जीवन गतिशील रहता है। इसके अतिरिक्त आपने इसे देख भी लिया। यह कुछ रोचक तथ्य है जिसकी चर्चा कर लेते हैं। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। जो प्लानेट है, ग्रह है, उसमें ग्रह हैं बृहस्पति, शनि और यूरेनस। इनके चारों ओर छल्ले हैं, यानी जो पट्टियों से बने हुए हैं, और शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से इन्हें आप पृथ्वी पर से भी देख सकते हैं। ये यहाँ इसमें जानकारी आपको दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त साथियों, आप जब इसे देखेंगे, यहाँ पर आप तस्वीर में देख भी सकते हैं कि ये सन है, सूर्य है। आप यहाँ बीच में सूर्य देखते हैं और इसके बाद यहाँ देखते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। इस तरह से आप देखते हैं कि सब सूर्य के चारों ओर अपनी अपनी कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं। इसके बारे में बहुत सारी जानकारी भी दी हुई है जिसका चर्चा हम आगे करेंगे। तो आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। अब चंद्रमा की बात कर लेते हैं, मून की बात करते हैं। तो यह एक उपग्रह है, यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान रात या अन्य ग्रह है, 7 अन्य ग्रह है जो सूर्य से प्रकाश एवं उष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी है। चंद्रमा यानी पृथ्वी का उपग्रह जो पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, चक्कर लगाता है। और पृथ्वी के अतिरिक्त 7 और ग्रह है जो सूर्य का चक्कर लगाता है।
तो साथियों, जो सूर्य का चक्कर लगाता है वो कह सकते हैं कि वो ग्रह है, प्लानेट है, और जो प्लानेट का चक्कर लगाते हैं वो उपग्रह है। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा, मून, जो पृथ्वी के चारों तरफ घूमते हैं। और भी ग्रह हैं जिसके कई उपग्रह हैं, जिसके एक से अधिक उपग्रह भी हैं। तो ये भी आप जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो जान लें। अब यहाँ है, क्या आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल या सोलर सिस्टम कहा जाता है। और सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को लिखे, कहता है सौर शब्द का उपयोग करते हुए सोलर एनर्जी भी लिख सकते हैं या सोलर सिस्टम है। यानी सौर जो है एक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है, और यहीं से वो शब्द निकला है सौर। सौर से अर्थात सोलर सिस्टम, सौर मंडल हो गया, यानी सूर्य। सौर मंडल क्या होता है इसकी चर्चा हम तो यहाँ कर ही लेते हैं पहले। यहाँ है सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। सौर मंडल सूर्य होता है और उसके अतिरिक्त और 8 ग्रह होते हैं, ये सभी मिलकर, और उपग्रह भी होते हैं। इसके अतिरिक्त आप कहें क्षुद्र ग्रह भी होता है, अन्य खगोलीय पिंड सब भी होते हैं। ये सभी के सभी सौर मंडल का हिस्सा है। और इस सौर मंडल का जो नाम ही है सौर मंडल, तो इसका मुखिया जो होता है, हेड होता है, वो सूर्य होता है। यहाँ महत्वपूर्ण जो अब टॉपिक है इसकी बात कर लेते हैं। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। तो सूर्य सौरमंडल के केंद्र में है। सौरमंडल के जितने भी ग्रह, उपग्रह, जो भी पिंड हैं, वो सूर्य से ही उसमें प्रकाश प्राप्त करते हैं। लेकिन इतने प्रकाश होने के बावजूद भी हम उस मात्रा में सूर्य के प्रकाश को नहीं समझ पाते हैं। वो इसलिए कि वो बहुत दूर है। वैसे सबसे निकट का तारा है, लेकिन फिर भी बहुत दूर है। सूर्य और पृथ्वी के बीच का जो औसत दूरी है वो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। तो इसे आप समझ गए होंगे साथियों। यहाँ आप कुछ बातें हैं, इसको देखते हैं। शब्द की उत्पत्ति। ऐसे बहुत से शब्द, लेफ्ट साइड में आप देखेंगे, ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं के लिए किए गए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, यह ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिनमें जीई का अर्थ है पृथ्वी एवं ग्राफिया का अर्थ है लिखना। आइए पृथ्वी के संबंध में और अधिक जानें। यहाँ कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं साथियों। मूल वर्ड है जियो, GEO। इसमें अगर आप लॉजी लगा देते हैं, लॉजिया, एलोजिया, ये तो जियोलॉजिया यानी पृथ्वी का अध्ययन, जियोलॉजी हो जाएगा। जियोमेट्रिया यानी जियोमेट्री, पृथ्वी का मापन, मेट्रिया हुआ मापन। और जियोइड, अगर पृथ्वी में जियो में ऑइड लगा देते हैं तो पृथ्वी के आकार के अनुरूप। तो यहाँ जियो वर्ड में लॉजिया, मेट्रिया और ऑइड्स लगा करके 3 वर्ड्स का निर्माण आप कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगला आप भी एक फैक्ट है, उसको देखते हैं। रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। इन्होंने कहा था, सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हैं। तो आकाश जो इतने चमकीले हैं रात में हम देखते हैं, वो तो स्वाभाविक है कि आदिकाल से ही लोगों को मोहित करता होगा। तो प्राचीन काल में खगोलविद भी इन चीज़ों का अध्ययन करना चाहते थे, और उन्हीं में से एक थे खगोल शास्त्री थे आर्यभट्ट, जो बिहार से ही इनका संबंध है। बहुत प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे, और उन्होंने ही कहा था कि जितने भी ग्रह हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं, चंद्रमा है और ग्रह और उपग्रह है, इट मीन्स वो सभी सूर्य के प्रकाश के कारण ही चमकते हैं। ये बातें आर्यभट्ट ने बहुत पहले कही थी। आज भी विश्व के कई हिस्सों में ब्रह्मांड के रहस्य को खोजने में खगोलविद लगे हुए हैं। तो साथियों, आज हम इस क्लास में सूर्य तक चर्चा कर लिए हैं और कुछ महत्वपूर्ण बातों की भी चर्चा कर ली है। अब हम कल अगले क्लास में ग्रह के बारे में और अन्य जो भी टॉपिक्स है इस चैप्टर से संबंधित, इसकी चर्चा करेंगे। तो साथियों, आप सब 1 से 2 बार इस तथ्य को सुने, समझें और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपना ये जो
एनसीईआरटी का सेशन है, लगातार इसे आगे बढ़ा सकूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।